marijuana के ऊपर है। और अभी हुआ क्या था, एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इनकेस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एयर इंडिया की फ्लाइट थी, उसमें कुछ टर्बुलेंस आ जाता है, 300 फीट की हाइट से वो एकदम से नीचे को आती है। पहली बार ऐसा केस नहीं हुआ है, बहुत सारी फ्लाइट्स हैं कभी 20 फीट की नीचे की तरफ आनी शुरू कर देती हैं। टर्बुलेंस बहुत ज्यादा होती है, आप हवा में उड़ रहे हो, इतनी बड़ी जिसकी मशीन का वेट ही कितना टन्स में है, उस मशीन पे आप बैठ के, ऊपर से आप लोग बैठे हुए हो है ना, 105 लोग मैक्सिमम लेके चलते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पर यहाँ पर कई बार जो क्वेश्चन मार्क है वो पायलट्स के ऊपर भी आ जाता है, जो कैप्टन बैठे होते हैं, और उनकी फिर टेस्टिंग होती है कि कहीं इन्होंने कोई ओपिएट तो नहीं कंज्यूम करा था। तो जब यहाँ पर टेस्टिंग कंडक्ट करी गई तो पायलट के बॉडी के अंदर से जो ब्लड सैंपल लिया गया था उसमें निकल के आया कि कोडीन लाइक मटेरियल या पॉसिबली marijuana हो सकता है। ठीक है, अभी हो सकता है तो थोड़े टाइम के लिए उनको ड्यूटी पर से सस्पेंड करा गया है, पर उनका लाइसेंस सस्पेंड नहीं हुआ है। तो यही रूल्स आज आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। कौन से मेथोडोलॉजीज यूज करी जाती हैं इन टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, प्री में बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट ईयर भी क्रैश हुआ था अहमदाबाद में फ्लाइट, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था, ब्लैक बॉक्स के ऊपर सवाल आया था और हमने किया था उसको, बहुत डिटेल में करा था। तो वैसे इसके ऊपर भी आपसे सवाल बन सकता है, बाकी आप सारा छोड़ सकते हो, बट ये वाला आर्टिकल आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो जो एयर इंडिया के पायलट टेस्ट हुआ तो उनके ब्लड सैंपल से निकला marijuana। अब देखो ये जो टेस्ट आता है ना, यहाँ पे 2 टर्म्स यूज करते हैं, एक मैं लिख रही हूँ नॉन नेगेटिव और एक लिख रही हूँ फॉल्स पॉजिटिव। इन टर्म्स पे बहुत फोकस करना, जब भी साइंस आप पढ़ते हो ना, इवन एनडीपीएस पे हमने भी लगाए हैं टेस्ट बहुत सारे, तो उसमें यही टर्म्स यूज करी जाती हैं, एक नॉन नेगेटिव एक होती है फॉल्स पॉजिटिव। क्योंकि टेस्ट 2 तरीके के होते हैं, इनको अभी समझ लेना। एक होता है प्रीलिमिनरी और एक आता है आपका कंफर्मेटरी। तो नाम देख के आपको पता लग रहा है शायद कि कंफर्मेशन कौन से वाले टेस्ट में आती है, सेकंड वाले में, कंफर्मेटरी जिसको हमने लिखा। एक लिखा है प्रीलिमिनरी, कि पहले जो छोटे छोटे टेस्ट की फॉर्म्स होती हैं, स्पॉट टेस्ट होते हैं, उन्हीं का यूज करके देखेंगे कि पॉसिबली कौन सा इंग्रेडिएंट इसके अंदर हो सकता है। तो जब मैंने टर्म लिखी, एक बोलती हूँ मैं पॉजिटिव, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि इसके ब्लड के अंदर marijuana पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, मेरी श्योरिटी कि पक्का से क्या है, पॉजिटिव है। पर अगर मैंने बोला फॉल्स पॉजिटिव, तो एक तरफ तो मैं बोल रही हूँ कि पॉजिटिव है, पर ऊपर से मैंने टर्म लगा दी फॉल्स, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, शायद कि हो सकता है पॉजिटिव है, टेस्ट के जरिए आया है, पर फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंफर्मेटरी टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, फॉल्स पॉजिटिव। जितने भी ये एनडीपीएस के केसेस होते हैं ना, ये जितने भी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं, marijuana है, हेरोइन है, मॉर्फिन है, कोडीन है, एवरीथिंग, इनके ऊपर पहले प्रिलिमिनरी ही टेस्ट लगता है, उसके बाद कंफर्मेटरी करना ही पड़ता है, क्योंकि कई बार थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आते हैं और उसके बाद श्योरिटी चाहिए होती है। तो जब बोला पॉजिटिव तब तो श्योर हो गए, वो श्योरिटी यहाँ पर जाके आती है। पर जब यहाँ पर टेस्ट चला होता है तो कई बार जैसे आना चाहिए था वायलेट सा कलर, अब वायलेट की जगह पे थोड़ा सा वो ब्लू कलर की टिंच भी दे रहा है, अब डाउट आ गया ना, तो फॉल्स पॉजिटिव उसको बोल देंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि marijuana हो सकता है, पर थोड़े से जो ट्रेसेस हैं वो मॉर्फिन के भी लग रहे हैं, कुछ ऐसे बोल सकते हैं। तो फॉल्स पॉजिटिव इंडिकेट की श्योरिटी नहीं है। नहीं, प्रैक्टिकल करते हैं इसको बोलने को। तब मैंने जैसे कलर का डिफरेंस बताया, थोड़ा सा टिंच स्काई ब्लू का है, थोड़ा सा वो डार्क ब्लू आना चाहिए था, अब स्काई ब्लू तो आ ही गया है, नियर टू ब्लू, पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आया तो ब्लू है पर डाउट है, इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, कंफर्मेटरी टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो जब ब्लड सैंपल भी जाते हैं, अब तो सीधे क्या करते हैं, प्री अलग से लगा लेते हैं, कंफर्मेटरी अलग से लगा लेते हैं, दोनों के रिजल्ट देखते हैं। प्री में भी श्योरिटी नहीं होती, कंफर्मेटरी में श्योरिटी हो जाती है। आजकल जो अपरेटस भी लगे हैं, मशीन्स भी लगी हैं, बड़ी बड़ी लग चुकी हैं लैब्स के अंदर, जिनकी कॉस्ट ही 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया होती है। तो जो इंटर्नीज भी जाते हैं उनको पहले डायरेक्टली यूज नहीं करने देते, पहले पूरी थ्योरी समझाई जाती है कि एक्चुअल में ये मशीन कैसे वर्क करती है, आगे पिक्चर भी दिखा दूंगी। तो समझ गए, ये प्रिलिमिनरी था, यहाँ कंफर्मेटरी था। अब मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखी है नॉन नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब है कि इनका ब्लड सैंपल हमने लिया पर टेस्ट नेगेटिव आया है,
यहाँ पे नेगेटिव अच्छी चीज होती है कि marijuana उसमें डिटेक्ट नहीं हुआ। एक तो मैंने श्योरिटी के साथ बोल दिया कि टेस्ट क्या आया, नेगेटिव। पर अब मैंने बोला नॉन नेगेटिव हो सकता है, शायद नॉन इंडिकेट करता है थोड़े से। अब जैसे रेड कलर है, रेड आना चाहिए था लाइट सा, पर वो आ गया थोड़ा मैरून कलर। अब आ गया ना, है तो रेड ही पर थोड़ा सा डार्क कलर उसमें आया हुआ है। तो ये कायदे से हम बोल सकते हैं नेगेटिव भी हो सकता है, या हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर कंफर्मेटरी लगाएं ये पॉजिटिव भी निकल के आ सकता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो साइंस के अंदर यूज कर लेते हैं। नॉन नेगेटिव तब भी बोल दिया जाता है, कई बार कलर ही और आ जाता है, और हम अज्यूम करके भी चलते हैं कई बार कि इसके अंदर marijuana ही निकल के आएगा, पर कई बार वो नहीं निकल के आता प्री के अंदर। फिर से क्या बोला जाता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट बैठे होते हैं, मेडिकल रिव्यू ऑफिसर्स होते हैं, उनको देख के पता लग जाता है कई बार कि यही निकल के आएगा, पर प्री ने उनको धोखा दे दिया, ब्लू की जगह पे शायद रेड ही निकल के आ गया, पर वो फिर भी बोले कि नहीं मैं श्योर हूं ये marijuana ही होना चाहिए था। तो फिर किसके लिए जाएंगे दोबारा से, कंफर्मेटरी के लिए। फॉल्स पॉजिटिव, पॉजिटिव तो आया है, कलर लगभग सेम सा था, पर अब डाउट आ गया, क्यों? क्योंकि कलर डार्क आया है, होना लाइट चाहिए था। फॉल्स पॉजिटिव मतलब कंफर्मेटरी करना पड़ेगा। नॉन नेगेटिव, कलर तो चेंजेस हैं, पर रिव्यू ऑफिसर जो भी बैठे हुए हैं वहां पर, एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला नहीं इसमें स्मेल जो है वो सारा यही इंडिकेट करे। स्मेल करा जाता है, टेस्ट नहीं करा जाता। सालूखे, सालूखे था ना उनका नाम सीआईडी में, वो तो पूरा ऐसे टेस्ट करके देखते थे, तो वैसा नहीं होता। कभी भी टेस्ट करा तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो टेस्ट अलाउड नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती, पर कई बार श्योर भी आ जाएगा कि पॉजिटिव ही है, बट फिर भी डाउट रहता है कि मे बी चेंजेस हो सकते हैं, फिर हमें कंफर्मेटरी की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। अब ये स्पॉट टेस्ट वगैरह जैसे मैंने बताया, ऐसे ड्रॉप डालेंगे, टेस्ट ट्यूब से उठाएंगे, प्रॉपर टेस्ट ट्यूब सामने रखेंगे, फिर आपके पास इंजेक्शन जैसी एक सुई नहीं होती, उसमें इंजेक्शन टाइप होता है, उससे आपने सैंपल उठाया, उधर डाला, दोबारा से स्पॉट टाइप के टेस्ट यूज कर लिए जाते हैं। कई बार स्मेल के ऊपर भी बेस बनाया जाता है, तो ऐसे मल्टीपल केसेस आते रहते हैं। अब यहाँ पे बोला गया जब पायलट को टेस्ट कर लिया तो कैसे किया, नंबर 1 कैसे पे है, जो मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया ऑलरेडी, एंड दूसरा बोला कि पनिशमेंट क्या फॉलो करी जाती है। एक बार चांस दिया जाता है, दूसरी बार चांस दिया जाता है, तीसरी बार फिर से थोड़ा सा चांस दे दिया जाता है, इतने। हाँ बिल्कुल, पर सस्पेंशन लगती रहती है बीच में, रिहैब भी होता है। तो ये जो प्रोसीजर है ना, ये आपको ठीक से प्रिपेयर कर लेना है अब, ठीक है। थोड़ा सा प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है, एंड मेंस में भी बन सकता है कि क्या पनिशमेंट फॉलो करी जाती है। पहली जो बॉडी लिखी है दैट इज DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सबसे पहले इन्होंने रूल्स क्या बना रखे हैं ड्रग टेस्टिंग के, इन केस ऑफ एविएशन, जो भी पायलट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो रिसेंट केस क्या हुआ, अभी एयर इंडिया की जो फ्लाइट है फुकेत से जा रही थी टू दिल्ली, तो फुकेत आपका प्रोविंस ऑफ थाईलैंड से चली थी। तो यहाँ पर इनका जो टेस्ट कंडक्ट करा गया ये आया है marijuana के लिए पॉजिटिव। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अच्छा, DGCA की ना मैं डिटेलिंग ऐड करना भूल गई, एस्टेब्लिश कब हुआ, कैसे मेंबर्स को सेलेक्ट करा जाता है, एक बार उसको रीड कर लेना आप, ठीक है। नाउ आ जाओ वापस से। अब हुआ क्या, यहाँ पर 300 फीट से, मतलब यहाँ पे एयरक्राफ्ट चल रहा था 300 फीट की गहराई में, ये आता ही गया, फ्री फॉल होता ही गया इसका जो एयरक्राफ्ट था। अब इस केस में क्या हो जाता है, क्रैश भी कर सकता था, और जब क्रैश करते हैं एयरक्राफ्ट, आपको पता है ट्रेजेडी बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि फ्यूल विंग्स में होता है। तो एक बार विंग्स चल गए तो आपको एग्जिट करने का भी टाइम नहीं मिलता, एक आधा बच भी जाता है, जैसे अहमदाबाद के फ्लाइट केस में आपने देखा था। एनीवेज, अब ये 300 फीट में नीचे को ड्रॉप हुआ, उसकी वजह से कई लोग वॉशरूम जाते हैं, कहीं ऐसे घूम रहे होते हैं, कई बार देखा होगा आपने। सबसे ज्यादा इंजरी भी उनको ही हुई, क्योंकि बेल्ट लगाई नहीं थी, और नीचे को आप जब आ रहे हो तो बॉडी कहाँ को टेंड करेगी, वो अपनी जगह पे रहना टेंड करेगी, और मतलब कहीं ना कहीं ऊपर को उठी, और इंजरी सबसे ज्यादा होती है। 24 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स, इनको काफी इंजरीज कंडक्ट हुई। फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाता है आपका AAIB, दैट इज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। अब इन्होंने बोला कि सीधा हम पायलट के ऊपर तो नहीं जाएंगे, पर रूल्स बने हुए हैं कि टेस्टिंग करी जाएगी, कि उन्होंने कुछ कंज्यूम तो नहीं कर रखा था, क्योंकि इनकी जो जॉब है काफी टफ होती है, शिफ्ट बहुत जल्दी चेंजेस बहुत होते हैं, कभी मॉर्निंग आ जाती है, कभी इवनिंग आ जाती है, कभी नाइट, एंड हमारी बॉडी का एक सर्केडियन रिदम भी होता है कि आपको आदत है ना जैसे रात को ही सोना है, कईयों को आदत होगी शायद कि सुबह लेट उठना है, तो इनका तो बहुत फ्रीक्वेंट शिफ्ट होता है, कभी मॉर्निंग में शिफ्ट आ गया, कभी आपको इवनिंग में चलानी पड़ेगी, कभी रात को भी चलानी पड़ेगी फ्लाइट। तो कई बार ये अज्यूम कर लिया जाता है कि पायलट्स ने कोई ड्रग कंज्यूम ना करा हो ड्यूरिंग फ्लाइट आवर्स। एक कंडीशन तो ये बनी, पर यहाँ पर सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या बोली गई, एक तो हाइड्रोलिक जो टर्म है यहाँ पर हाईलाइट हुई, हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई इशू हुआ होगा। हाइड्रोलिक सिस्टम का मतलब होता है लिक्विड्स डाले जाते हैं, जैसे ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, तो उसकी वजह से लिक्विड को डाला जाता है या फ्लूइड को डाला जाता है इन प्रेशराइज्ड फॉर्म, ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए, जितनी भी मैकेनिकल फोर्स है वहां पर अप्लाई करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम लगे होते हैं। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इशू हो सकता
लगता है, कोई जो पैनल होते हैं अंदर 100 कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं लगभग, एक छोटा सा कॉकपिट होता है और उसके अंदर इतना सारा आपको ब्रेक्स के लिए अलग से है, जो रेडियो एक्टिविटी है, सॉरी रेडियो एक्टिविटी बोल दिया, रेडिएशंस है उनको एनालाइज करना। ब्रेक जब लगता है रेडार के बेसिस पे लगता है, वहां से थोड़ी जमीन दिख रही होती है कि हाँ बस आ गई जमीन और ब्रेक लगा दी। तो वहां पे बोला गया कि शायद फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इश्यूज भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो डीजीसी आया जो ओवरऑल सबके ऊपर चेक रखेगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए एएआईबी आ जाएगा, दैट इज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। अब ड्रग टेस्टिंग रूल्स आते हैं। अब ड्रग टेस्टिंग रूल जो है, आज ही थोड़ी फ्लाइट चल रही है, फ्लाइट तो बड़े पहले से चलती आ रही है, पर जो रिसेंट चेंजेस करे गए थे वो 2021 में हुए थे। सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स ऑन ड्रग टेस्टिंग, ये सितंबर 2021 में आता है और इसकी इंप्लीमेंटेशन 2022 में होती है। इसमें अगर मैं वैसे बोल दूं बिल्कुल शॉर्टकट में, तो जितने भी मेंबर्स होंगे, जो आपके एटीसी के भी आएंगे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले, क्योंकि उनके ऊपर ही तो डिपेंडेंसी होती है जब लैंडिंग करनी है। क्या पता जहां पे आपने लैंडिंग करने को बोला था वहां कोई एयरक्राफ्ट आके रुका हुआ है, तो एटीसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। तो इन्होंने बोला कि 10% एनुअल रैंडम टेस्टिंग करी जाएगी और ये मैंडेटरी कर दिया गया कि बीच में आपको बोला जा सकता है कि आपको ब्लड सैंपल देना पड़ेगा ड्रग टेस्ट करवाने के लिए, कभी भी हो सकता है ये। तो एक एनुअल टेस्टिंग के ऊपर, वो भी क्या वर्ड यूज करा, रैंडम टेस्टिंग, किसी को भी बोल देंगे आपकी टेस्टिंग आपकी टेस्टिंग। तो 10% लोगों की रैंडम टेस्टिंग यहाँ पर करी जाएगी। जैसे आप सारे बैठे हुए हो, आप सारे पायलट हो, अब मैंने बोला कि आज सिर्फ अमन की और हरमन की टेस्टिंग करनी है हमको, तो रैंडम बोल दिया, मैंने रैंडम उठाया, आपको पहले नोटिफाई नहीं करा कि कल आपकी टेस्टिंग होगी, फिर तो आप प्रिपेयर होके आओगे, पता लगा कल पिछले दिन लगे हुए हो पूरा कि नहीं मैंने लिया था, कुछ कंज्यूम किया था, मेरे को बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये बताया नहीं जाता है। तो ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी 10% एनुअल रैंडम टेस्टिंग। पायलट्स भी एंड आपके जो एटीसी के स्टाफ मेंबर्स होंगे ये सारे इंक्लूड है, ग्राउंड वाले भी एंड जो हवा में हैं दोनों ही आएंगे, क्योंकि वो सिस्टम के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। इतनी सारी जिंदगियां पीछे बिठाई हुई हैं तो आप रिस्क नहीं ले सकते। तो वो तो रहेगा, फ्लाइट के जो कंट्रोल सिस्टम थे उसमें भी इशू हो सकता है, हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर भी इशू हो सकता है, पर जब ऐसा केस सामने आता है तो पायलट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली जाती है, उनका ब्लड टेस्टिंग वहां पे करा जाता है। अगर कोई पायलट डिनाई कर देता है कि मुझे नहीं देना है ब्लड टेस्ट, उसको बहुत सीरियस लिया जाता है, फिर तो आपको सस्पेंड ही रखा जाएगा जब तक आप रेडी नहीं हुए, फिर तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि क्यों ब्लड सैंपल नहीं दिया। वहां ये नहीं बोला जा सकता नीडल से डर लगता है, ये एक्सक्यूज माना जाएगा, तो ये तो और भी सीरियस बन जाता है फिर केस। तो जैसे बोला जाता है तो वो चुपचाप ब्लड टेस्ट देना पड़ता है। अब सबसे पहले इसमें सारे आते हैं, पायलट्स भी आएंगे, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी आएंगे, और जितने भी सेफ्टी सेंसिटिव एविएशन पर्सोनल हैं, क्रू मेंबर्स हैं, सबको इंक्लूड इसमें करा गया है। तो इन्हीं रूल्स में बोला गया, इवन ट्रेनी पायलट्स भी इसमें इंक्लूडेड है, सबको इंक्लूड करा गया है। इन शॉर्ट, जो भी कंट्रोल पैनल आपका हवा में कंट्रोल कर रहा है या फिर जो जमीन पे कंट्रोल कर रहा है, सारे इंक्लूडेड है इन रूल्स के अंदर। तो 10% एनुअल रैंडम टेस्टिंग मैंडेटरी है। मैंडेटरी समझ गए ना, कंपल्सरी है कि जब बोला जाएगा आपको टेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। अब सब्सटेंस जो टेस्ट करेंगे, सबसे पहले यूरिन सैंपल्स 6 तरह की कैटेगरीज के लिए लिया जाता है। ब्लड टेस्ट भी आएगा, यहाँ पर यूरिन सैंपल भी है, क्योंकि जो ड्रग्स होती हैं वो बॉडी के अंदर रह जाती हैं काफी टाइम तक, तो यूरिन सैंपल से इसको इजी होता है फाइंड आउट करना। सिर्फ यूरिन ही तो देना, यहाँ पर कोई प्रोसीजर नहीं आपको फॉलो करना पड़ा। तो यूरिन सैंपल से क्या क्या चीजें फाइंड आउट हो सकती हैं, 6 कैटेगरीज हैं, प्री के लिए ठीक से प्रिपेयर कर लेना। नंबर 1 कैटेगरी इज एम्फेटामिन्स। एम्फेटामिन्स स्टिमुलेटिंग ड्रग्स होती हैं। नाम से पता लग रहा है, एक को मैं बोलूं स्टिमुलेटिंग, एक को बोलूं इनहिबिटरी। स्टिमुलेटिंग मतलब ब्रेन को बहुत ज्यादा एक्टिविटी को फास्टन कर देगी, अगर मैंने बोला इनहिबिटरी कंट्रोल करेगी, मतलब नींद वगैरह आना शुरू हो जाती है। एम्फेटामिन्स की बात हो रही है, ये स्टिमुलेटिंग ड्रग्स हैं और ये ब्रेन एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती हैं, मतलब आपकी जो अलर्टनेस है, एनर्जी है, वो एकदम से हाई हो जाएगी जब एम्फेटामिन्स को कंज्यूम करा जाता है। नंबर 2 कैटेगरीज ओपिएट्स एंड मेटाबोलाइट्स। ओपिएट्स बहुत बड़ी कैटेगरी है और इसके अंदर बड़ी सारे एग्जाम्पल आते हैं, मॉर्फिन है, देन हेरोइन है, देन इसके बाद स्मैक है, मल्टीपल एग्जाम्पल्स आते हैं जो ओपिएट्स के ही अंडर कवर करे जाते हैं। तो एंड मेटाबोलाइट यही बोल रहा है कि ओपिएट यानी कि जो कैनाबिस से आपसे चीजें बनाई गई यहाँ पर, तो जो ड्रग्स थी ओपियोइड से डिराइव करी, वो जो कैनाबिस सटाइवा वगैरह इंडिका आपने पढ़ा होगा, कोई है 12th में मेडिकल बैकग्राउंड से, ठीक है, ओपिएट ड्रग्स वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो, डिजीज के एंड में आता है ये बिल्कुल, तो वहां पे लिखा होता है ना ये चीज कि जो ओपियोइड्स हैं, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस इंडिका, इनसे हाँ ओपीएम आ गया, वो सारे यहाँ पर इंक्लूड होगा। और पेन रिलीफ के लिए इसको हिस्टोरिकली भी यूज करा गया है। अगर आप पुराने ऐसे थोड़े ट्राइबल वेब सीरीज भी देखते हो, उसमें दिखाते हैं ना ऐसे कि ओपीएम का कंजप्शन किया, अचानक से पेन ही खत्म होगी इतनी बड़ी इंजरी पे, तो ये पेन रिलीफ की फॉर्म में भी यूज करे जाते हैं। इनके मेटाबोलाइट मल्टीपल आ गए, मॉर्फिन आ गया, कोडीन आ गया, हेरोइन आ गया, एक्सेट्रा। इवन जब कोडीन एंड हेरोइन इनको तोड़ा जाता है तो ये भी थोड़े बहुत ट्रेसेस ऑफ मॉर्फिन देते हैं। तो मतलब उसको जब तोड़ा गया तो उससे क्या क्या सब्सटेंसेस निकल सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट। जैसे आपने खाना खाया,
बॉडी के अंदर वो मेटाबोलाइज होएगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, पर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था वो बॉडी के बाहर भी निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें वैसे ही आपकी ड्रग्स के अंदर भी हैं। मेटाबोलाइट मतलब टूटने के बाद क्या निकल के आया, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट। फिर आता है आपका कैनाबिस। कैनाबिस में एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आएगा, दैट इज THC, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल। THC के लिए भी स्पॉट टेस्ट भी करा जाता है, कंफर्मेटरी टेस्ट इसके लिए भी रहता है, पर यूरिन के अंदर से इसकी जो प्रेजेंस है वो भी फाइंड आउट करी जा सकती है। इसी में आपके ये marijuana वगैरह आ जाएंगे, ये आपको हाई कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। यू उसी के अंदर आ जाता है, ये ना सेग्रीगेशन करी है कि यूरिन सैंपल से किन किन चीजों का पता लग सकता है, कौन सी 6 कैटेगरीज हैं जिनका पता लग सकता है। marijuana यहाँ पे बोला ये आपको हाई करेगा, पर कुछ टाइम के लिए करेगा, यूफोरिया वाली स्टेज में ले जाता है, ये सब कुछ बढ़िया है, फिर वो डर डर कुछ नहीं लगता, सब कुछ रिलैक्स स्टेज में चला जाता है। नेक्स्ट कोकेन की कैटेगरी आती है। नाउ जो कोकेन है इसका फ्लावर अलग आता है, इरिथ्रोजाइलिन कोका करके इसका फ्लावर आ जाता है। कोकेन की जब बात कर रही हूँ, साउथ अमेरिका कईयों के दिमाग में आ चुका होगा, वहां पे कोकेन इरिथ्रोजाइलिन कोका की खेती बहुत ज्यादा करी जाती है, इलीगल तरीके से भी। देखो रिक्रिएशनल मेडिकल पर्पस के लिए ये अलाउ करी जाती है, पर गवर्नमेंट्स का चेक रहता है, जब इलीगली बना दिया तो इलीगल उसको हम डिक्लेयर कर देंगे। नाउ कोकेन की बात करें, ये भी पावरफुल स्टिमुलेंट है, कई बार इतना ये पावरफुल प्रोड्यूस होता है, कई बार लोगों की जो बॉडी है वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाती एंड वो सोए भी रह जाते हैं, टॉलरेट ही नहीं हुई, इतनी एनर्जी आ गई। और जो कोकेन का सिम्टम रहता है, ऐसे लगेगा स्किन के अंदर ना चींटियां काट रही हैं कॉन्टिन्यूसली, पूरी स्किन में सोचो चींटियां ही काटे जा रही हैं। ये इसका वो फेज आता है जब आपने ओवरडोज कंडक्ट करी होती है एंड बॉडी ब्लूइश कलर की हो जाती है जब इसकी कंजप्शन करी होती है। तो ये मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे पता है, चींटियां काटती हैं, वो लिखा हुआ था बुक के अंदर जो मैनुअल होता है, ऐसे ना देखें कि इसको कैसे पता है। अगली आती है बार्बिट्रेट्स, ये आगे सिडेटिव। सिडेटिव मतलब जो नींद कॉज करेंगे, तो ये डिप्रेसिव होंगे, और डिप्रेसेंट ड्रग्स भी बोलते हैं, ये ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देंगे एंड ऐसे लगेगा कि नींद आ रही है। एंड बेंजोडाइजिपिन आगे, ये एंजाइटी वगैरह को रिड्यूस करते हैं, तो जो एंजाइटी रिड्यूस हो रही है आप रिलैक्स हो रहे हो, और जब रिलैक्स हो रहे हो आप नींद वाली स्टेट में जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी जो 6 कैटेगरीज है ना, ये बोली गई कि जो कि यूरिन सैंपल से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है टेस्टिंग प्रोसीजर, यहाँ पे ब्लड सैंपल यूरिन सैंपल को अगर आप देखेंगे, सबसे पहले यूरिन ही रहती है प्रेफरेंस, उसके बाद जो आपका ब्लड आता है उसकी प्रेफरेंस चली जाती है। यूरिन सैंपल के पहले 2 रहेंगे, ये पहला जो सैंपल ए रहेगा उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग चलेगी, इनिशियल वही प्रीलिमिनरी वाली, जिसमें अभी फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है, नॉन नेगेटिव भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी रहेंगी। तो अगर नॉन नेगेटिव आता है, अब देखो यहाँ पे लिखा है नॉन नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है पर अभी भी चांसेस है पॉजिटिव हो सकता है, तो इसी वजह से दूसरा सैंपल भी लिया जाता है यूरिन का ही, और ये जो सैंपल बी है इसको भेज दिया जाता है कंफर्मेटरी टेस्टिंग के लिए। मशीन्स जैसे ये आपको साइड में GCMS दिखेगा, नीचे देखोगे LCMS दिखेगा, क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोमेट्री, पहले इनको हम अलग से यूज करते थे, पहले ऐसे पूरा ग्लास का चेंबर होता था, सैंपल लगाएंगे, फिर चेक करेंगे पानी कितना आया ऊपर, पानी मतलब सॉल्वेंट होता है, वैसे वो अल्कोहलिक फॉर्म्स ही उसमें डाली जाती हैं, तो वो ना मैनुअल वर्क था, एरर बड़े ज्यादा आ जाया करते थे, तो ये मशीन्स बनने लगी। मशीन्स की कॉस्टिंग जो जाती है लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ इतना रुपया, थोड़ी सी भी आपसे गलती हुई है पूरी की पूरी मशीन डिफंक्ट हो सकती है। और सैंपल के अंदर ना, अगर मान लो जो छोटा सा आपने वायल लिया हुआ था जिसके अंदर सैंपल डाला, एक ही टाइम पे इसमें 100 से भी ज्यादा सैंपल चढ़ जाते हैं, ऐसे प्रॉपर सर्कल बना होता है, उसके अंदर ट्यूब्स लगा दी जाती हैं, वायल्स लगा दिए जाते हैं, तो पूरी जो लैब होती है ना वहां पे पूछ लेते हैं, लगाना तो नहीं है किसी ने GCMS, क्यों? क्योंकि एक बार जब मशीन चलेगी फिर ये अगले 24 घंटे के बाद अपना रिजल्ट ला के देगी सारे जो, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइल के ऊपर आपको नंबर लिखना पड़ता है केस का, वो गया आपको याद ही नहीं रहेगा कि कौन सा था, अनटिल और अनलेस आपके पास पीछे कोई सैंपल पड़ा हो। तो मतलब ये जो मशीन्स हैं काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं यूज करने के लिए। ये सिस्टम आपको दिख रहा है, यहीं पे आपको ये रिजल्ट देंगी, क्या पीक्स निकल के आई, कौन सा सब्सटेंस था, और इसके अंदर पता कैसे लगता है इसको कि कौन सा सब्सटेंस था, तो एक लाइब्रेरी बनाई गई है प्रॉपर डिजिटल लाइब्रेरी, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि कौन कौन से, मैंने बोला पॉसिबिलिटीज, एक आधा केस आ ही जाता है। कई बार लोग ना ऐसे जैसे NDPS के केसेस आते हैं तो पाउडर फॉर्म ही होती है, हेरोइन की भी आती है एंड दूसरे की भी आ जाती है, आपके जो मॉर्फिन तो यूजुअली वायल्स में आता है लिक्विड फॉर्म में, एंड जब मेडिकल प्रोसीजर होता है तो सर्जरी के बाद वो पेन किलर की फॉर्म में भी दिया जाता है जो मॉर्फिन वगैरह है। इसके और बियॉन्ड अगर पेन रिलीफ किलर्स देखने हैं तो कौन सा आता है, फेंटानिल, जो पॉज भी लगाया गया था, ज़ॉम्बी ड्रग के साथ भी लोग मिक्स कर रहे थे। तो पाउडर में ना कई बार पाउडर ही डाल दिया होता है तो वो पीक्स नहीं दे पाता है कि ये कौन सी पीक है, और यहाँ पे लाइब्रेरी के साथ जब मैच करते हैं वो मैच ही नहीं करता, तो वो मतलब कहीं ना कहीं आपको धोखा देने के लिए बनाया गया था और पीछे से बड़ा सा कार्टेल चला भी जाता है, तो ऐसे भी इश्यूज आते हैं। तो ये जो मशीन्स हैं GCMS, MS इंडिकेट कर रहा है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसको यूं याद रखिए,
GC लिखा ना, गैस क्रोमेटोग्राफी। LC लिखा क्या हो सकता है? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का काम था सेपरेट करना केमिकल इंग्रेडिएंट्स को, एंड सेपरेट जो आपने केमिकल इंग्रेडिएंट्स करवाए क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, स्पेक्ट्रोमेट्री क्या करेगी, उसी के ऊपर पीक्स बना के आपको दे देगी, तो ताकि आप सब डिस्टिंग्विश कर सके कि उस सैंपल के अंदर क्या क्या चीजें आ रखी थी, कितनी क्वांटिटी किसकी आ रखी थी। वेरी टफ टू प्ले ये वाली सारी चीजें। जब आपको सिखाया जाता है 1.5-2 महीने तो पहले पूरा श्योर करा जाता है, इसको सब याद हुआ, आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि ये वाला इशू आएगा तो कैसे इसको ठीक करना है। एक भी आंसर गलत करा अभी आप रेडी नहीं हो इन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, तो ये मान लिया जाता है 99.1% केसेस कंफर्म देगा ये आपको। पॉसिबिलिटी अभी भी रहेगी कि जो लाइब्रेरी के अंदर नहीं लिखा होगा वो इसमें पॉपअप ही नहीं होएगा, वहां पे वो ब्लैंक दे देगा कि पता ही नहीं चल पाया, या फिर 3-4 इंग्रेडिएंट दे देगा कि मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है। एरर इसमें भी आ सकता है, पर कंफर्मेटरी में ये वाली टेस्टिंग आज के टाइम पे यूज करी जाती है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री याद नहीं करने हैं ये, बस मैंने आपको बता दिया ये कंफर्मेटरी मेथड है। स्टेटमेंट क्या आ सकता है, क्योंकि एक बार लाइट डिटेक्टर टेस्ट के ऊपर भी सवाल आ चुका है, टेक्निकली था अगेन। यहाँ पे जो सवाल आ सकता है कि जनरली जो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं यूरिन सैंपल या ब्लड सैंपल्स के लिए कौन से वाले यूज करे जाते हैं, याद रखना GCMS LCMS, इनको सबसे पहली प्रेफरेंस LCMS रहती है, और कई एडवांस लैब्स होंगी दोनों ही होंगे तो GCMS ज्यादा कंफर्मेटरी रहेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ गई, डीजल आ गया, तो उसके लिए LCMS को प्रेफर कर लेते हैं, पर वहीं पे बॉडी से रिलेटेड सैंपल्स होंगे तो उसके लिए GCMS भी प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है। एंड वायल अगर साफ नहीं होगी तो पहले आपने मान लो कोई और सैंपल उसमें डाला था, वो उसकी पीक भी दे देगा, तो साफ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे नहीं, यूरिन का नहीं है ये, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड डाला होगा इसके अंदर, वो उसको इंडिकेट कर रहा है। हाँ, यहाँ पे गैस होती है, इसको इंडिकेट कर रहा है, नियॉन। हाँ, नहीं बंदे से कोई गैस एक्सट्रैक्ट नहीं करी, ये मशीन के मैकेनिज्म को शो कर रहा है यहाँ पर कि क्रोमेटोग्राफी गैस के बेसिस पे, क्रोमेटोग्राफी लिक्विड के बेसिस पे। मैंने आपको बिल्कुल लेमन बताया, आपको टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको जस्ट याद रखना है ये कंफर्मेटरी टेस्ट से। तो सैंपल ए इज प्रिलिमिनरी, जिसे इनिशियल स्क्रीनिंग भी बोल देते हैं कि क्या पता इसी में आ जाए, तो इसमें आ गया तो श्योरिटी ज्यादा क्लियर हो जाती है कि आगे चल के कंफर्मेटरी टेस्ट के अंदर भी यही आएगा, तभी पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ये वाली टर्म्स। अब आते हैं मेडिकल रिव्यू। मेडिकल रिव्यू के लिए मेडिकल रिव्यू ऑफिसर होंगे वहां पर, वो रिजल्ट को पूरा रिव्यू, जैसे मैं अगर इंटर्नी हूं तो जो हमारे लीडर होंगे वहां पे ऑफिसर, एक्सपर्ट ऑफिसर, तो उनका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा पीक्स को भी एनालाइज करेंगे एंड जो उनकी वैल्यूज निकल के आई हैं उनको फिर से करेंगे। और ट्रस्ट मी, कई बार कंफर्मेटरी टेस्ट ही लगाया होता था, सैंपल अगर बहुत ज्यादा डल गया तब भी टेस्ट गलत आ जाते हैं, तो वो देख लेंगे कि यार ये तो पीक्स ही मैच नहीं कर रही, इतनी मोटी बुक होती है इनको एनालाइज करने के लिए, तो एक्सपर्ट ऑफिसर्स जो होते हैं वो भी उसी बुक को पहले उठाते हैं और उसी से एनालाइज करते हैं, एक बार कंफर्म करते हैं कि कहीं पे एरर तो नहीं था। नहीं, एक्सेल के थ्रू नहीं, वो बुक के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है अभी भी। जो पहले की मशीन्स होती थी, पहले ना प्योरिटी ज्यादा थी, आज के टाइम पे एडल्ट्रेशन ज्यादा है, तो इस वजह से टेस्ट में एरर आते हैं, तो अभी भी बुक पे ही रखते हैं रिलाय। इंटरनेट भी यूज नहीं करते, चैट जीपीटी भी यूज नहीं करते, बुक प्रेफर करी जाती है, क्यों? बुक में श्योरिटी होती है कि ठीक ही देगा पी, क्योंकि पहले एरर के चांसेस कम होते थे एंड टेक्निकलिटी उस टाइम की आ रखी है, वो ज्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे देता है। चैट जीपीटी पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि चल रिपोर्ट इधर डाली है, ग्राफ ये पकड़ और ये वाली पीक वैल्यूज दे रखी हैं, बता मुझे ये ठीक है, चैट जीपीटी एनालाइज करके देगा मुझे तो ठीक ही लग रही हैं, और बाद में आपने पनिशमेंट दिलवा दी, आपको तो जाना पड़ेगा कोर्ट भी, तो बड़े सारे इश्यूज होते हैं। एक्सेल तो है, यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी ज्यादा है। एक्सेल में तो बस सैंपल को नोट डाउन करना, सैंपल ए, सैंपल बी, कहाँ से ये सैंपल आया था, केस नंबर, वो सारी ऐड करना। तो एक्सेल तो बस वो अरेंजमेंट के लिए कि कौन से केसेस थे हमारे पास, एनडीपीएस का आया था, किसके अंडर आया था, उनको नोट डाउन करने के लिए। नाउ यहाँ पे मेडिकल रिव्यू ऑफिसर का रोल आ गया। अब कंफर्मेटरी पॉजिटिव रिजल्ट आ रखा था, तो एमआरओ ने डिटरमाइन करा कि जो रिजल्ट है दैट इज ड्यू टू ड्रग अब्यूज और लेजिटिमेट मेडिकेशन। अब देखो कोडीन भी लिखा था पीछे, अब जो कोडीन होती है अगर आपको खांसी हो रखी है तब भी आपकी बॉडी के अंदर जा सकती है। अब यहाँ पर ना जो मरिजुआना था, यहाँ पे देखना, जैसे कोडीन कंटेनिंग मेडिसिन जो होती हैं वो कई बार ओपिएट के रिजल्ट को पॉजिटिव दे देती हैं कि यही वाला इंग्रेडिएंट होगा। आ गया ना कंफर्मेटरी टेस्ट के बाद भी कि देयर इज पॉसिबिलिटी, फिर उसको अपना पूरा रिव्यू देना पड़ेगा कि कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रही है, सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रहे, वो पूरा डेटा उनको देना पड़ेगा, या कहीं गए तो नहीं थे। आपको याद पता होगा शायद कि जो पायलट्स होते हैं
फ्लाइंग आवर्स के 12 आवर्स से पहले ये कंज्यूम नहीं कर सकते ये सारी चीजें। उसके पहले आपका लाइफस्टाइल है, पर जब फ्लाइट आवर्स आ जाते हैं तो उसके बीच में एक गैप बनाया हुआ है, गैप विंडो दे रखी है कि इसमें कंजप्शन नहीं करनी है, फिर पूरी डिटेलिंग आपको बतानी पड़ेगी। और सबसे बढ़िया जो ऑप्शन यहाँ पे पायलट्स के पास रहता है वो ये कि पूरी डिटेलिंग ही आप बताओ, क्योंकि नहीं बताई तो सस्पेंशन तो वैसे भी लगना ही है, तो वो दिक्कतें और ज्यादा क्रिएट करता है। और पायलट्स को वैसे भी बोला जाता है कि सेल्फ मेडिकेशन आपने अवॉइड ही करनी है, एंड जितनी भी मेडिसिन हैं उनको पहले डिक्लेयर करना है, प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड ही होनी चाहिए, तो ये सब बोला जाता है। अब कंफर्म ड्रग यूज के केस में क्या पनिशमेंट रहेगी? तो पहला फर्स्ट पॉजिटिव आया, पहली बार आप पकड़े गए तो आपको एक तो डी एडिक्शन सेंटर भेज दिया जाएगा, क्योंकि आपको लत लगी है इन सब्सटेंसेस की, जो कि फ्लाइट के टाइम पे बड़े सारे लोगों की जिंदगी ले सकता है। तो फर्स्ट पॉजिटिव जब आता है तो डी एडिक्शन और रिहैब प्रोग्राम के अंडर आपको भेज दिया जाएगा, ताकि आपको ये जो लत लगी हुई थी इस पर्टिकुलर ड्रग की वो छोड़ी जाए। फिर उसके बाद वो ड्यूटी में आ सकते हैं, पर ड्यूटी में ऐसा नहीं होगा कि रिहैब सेंटर से सीधा आगे कि चलो जी अब फ्लाइट करो, नहीं। उस केस में पहले बोला जाएगा आपको फ्रेश नेगेटिव टेस्ट कंडक्ट करवाना पड़ेगा, आपके ब्लड आपके यूरिन के अंदर कोई भी डोसेज प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव अगर आता है तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि इसने सक्सेसफुली रिहैब सेंटर के अंदर अपनी जो डी एडिक्शन प्रोग्राम था उसको फॉलो करा, उसके बाद टेस्ट भी नेगेटिव आया। अब ये जो पर्सन है ये फिजिकली और मेंटली फिट है कि दोबारा से फ्लाइंग कर सकता है, तो ड्यूटी में दोबारा से वापस भेजा जाएगा। पर ये तो पहली गलती थी, अब जैसे आप भी कितने चांस देते हो कई लोगों को, है ना, तो यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि एक और चांस बन जाता है, एक चांस दे दिया। अब सेकंड टाइम फिर से कोई सेम सिनारियो हुआ, सिर्फ फिर से पॉजिटिव आया, इस बार आपका जो लाइसेंस है 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब 3 साल के लिए आप फ्लाइट नहीं कर सकते। थर्ड पॉजिटिव अभी भी नहीं सुधरे, ये सारा वो प्रोसीजर फिर से चलेगा रिहैब का, डी एडिक्शन का। अब फिर से पॉजिटिव आ गया, थर्ड पॉजिटिव, अब खत्म, बस बहुत हो गया, इतने ही चांस तुमको मिलने थे, अब आपका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये रिज्यूमे जो होता है हमारा उस पर भी बड़ा नेगेटिव नोट छोड़ता है, उस पर नहीं भी लिखोगे न्यूज़पेपर पे सब आया होता है। आजकल प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, आपकी पूरी जानकारी रखी जाती है कि इसके अगेंस्ट कोई केस तो नहीं चला हुआ था, अच्छी इमेज नहीं वो छोड़ता है, तो फिर जॉब लेने में बहुत दिक्कतें आती हैं। फर्स्ट पॉजिटिव, रिहैब, डी एडिक्शन, फिर से नेगेटिव टेस्ट आना चाहिए, फिर जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि इसने रिहैब भी कर लिया, एंड जो नेगेटिव सर्टिफिकेशन है वो भी आ चुकी है कि इसमें कोई भी दोबारा से ड्रग नहीं पाएंगे। फिर आप ड्यूटी में जाओगे। सेकंड पॉजिटिव जब आएगा, लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ भी देखो रिहैब का टाइम नहीं लिखा है, टाइम क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है, किसी को रिहैब में ज्यादा टाइम लगेगा, किसी को कम लगेगा। एंड थर्ड पॉजिटिव जब आएगा तो लाइसेंस ही फिर कैंसिल कर दिए जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जॉब अगर कंटिन्यू करनी है तब तो जाना ही पड़ेगा आपको, ये प्रोसीजर है, दिस इज अ प्रोसीजर। नहीं, फोर्सफुल वो तो है ही नहीं कॉन्सेप्ट, मैंने शुरू में बोल दिया था। किसी ने अगर डिनाई करा कि मेरे को सैंपल ही नहीं देना है, वो सीरियस लिया जाएगा, तो वो सीधा ही सस्पेंशन पे भी जा सकता है। अब देखो रिफ्यूजल भी आ गया, आपने अगर मना कर दिया कि नहीं मेरे को नहीं टेस्ट देना, मैंने कुछ नहीं कंज्यूम करा था, अब उसको लिया जाएगा सीरियस, और इसको माना जाएगा कि इसको डर है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो उसको सीरियस यही माना जाएगा इनडायरेक्टली। अब पहला रिफ्यूजल अगर करा तो ड्यूटी से उसको निकाल दिया जाएगा, और टेस्ट को विद इन 48 आवर्स की उसको विंडो दी जाएगी कि फटाफट से टेस्ट करवा ले। नहीं करवाएंगे तो फिर आगे क्या होता है, फेलियर, 1 ईयर का लाइसेंस सस्पेंशन आपका होगा, प्लस आपको रिहैब में डाल दिया जाएगा। सेकंड रिफ्यूजल अगर आपने करा तो, और पॉजिटिव आ जाता है आफ्टर फर्स्ट रिफ्यूजल, आपने 48 आवर्स के अंदर डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं टेस्ट दे दूंगा, अब हुआ क्या, पॉजिटिव आ गया, 3 साल की सस्पेंशन यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ पायलट की बात नहीं है, जैसे कि आपने बोला कि डर बैठ जाएगा। कई बार पायलट क्या पता, जैसे शुरू में आपका वेलकम करते हैं वो बता ही दें आपको कि ऐसे हुआ था, बट मैंने सक्सेसफुली रिहैब प्रोग्राम कंडक्ट करा, मेरे पास ये रहा मेरा नेगेटिव सर्टिफिकेट कि कोई डोसेज मेरे ब्लड में बाद में फाइंड आउट नहीं हुई, और आप मेरे साथ सेफली चल सकते हो। अब बताओ अब क्या बोलोगे आप, इतने अच्छे से बेचारा आगे अनाउंस कर रहा है। तो एविएशन सेफ्टी ये भी इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंस अब्यूज रेगुलेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। तभी आपने देखा जो रिक्वायरमेंट रूल्स लाए गए 2021 में, उसमें बोला रैंडम टेस्टिंग होगी, तो जो एक बार पॉजिटिव आया होगा शायद रैंडम में उसका दोबारा से नाम आए कि इसकी भी ब्लड टेस्टिंग हम कर लेते हैं, यूरिन टेस्टिंग कर लेते हैं। प्रिवेंटिव टेस्टिंग इंपॉर्टेंट, मेडिकल रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफर्मेशन तो आ गई मशीन के थ्रू, पर एट दी एंड मेडिकल रिव्यू ऑफिसर का भी यहाँ पे स्टेटमेंट चाहिए होगा। रिहैब इज इंपॉर्टेंट, और ग्रेडेड पेनल्टीज हैं, आपको चांस दिया जा रहा है, क्योंकि आपने जब ट्रेनिंग ली थी तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम आपने इन्वेस्ट करा था, तो हर किसी को अपनी जॉब प्यारी होती है, ऐसा चाहता नहीं है केस कि ये सारे पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव एंड गॉन। कई केसेस में हुआ भी होगा, हमने शायद सुना नहीं कभी, बट फर्स्ट पॉजिटिव के बाद उसके लिए लेसन तो हो ही जाते कि मैं जो भी मेरा लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस करूं। डन।